महेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया कविताएं आपको सुनाई, ट्रक की यात्रा करवाई जी, बाद में फिर रेल की यात्रा करवाई, ऐसे में जबकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं तो आम आदमी की बात करता हूँ, आपको एक साइकिल की यात्रा कराता हूँ जिसमें कोई खर्चा नहीं है। जी जी जी। जाते हुए को आती हुई नजर आ गई। अच्छा। साइकिल डायरेक्ट टकरा गई। लड़की बोली संभलते संभलते देखकर भी नहीं चलते। हाँ। लड़के ने कहा लगता है तुम्हें दिमाग से बिल्कुल ही लाचारी है। अरे बावली ये टक्कर देखकर ही तो मारी है। बहुत अच्छे। और इसी गोत्र की एक कविता और सुनिए। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था। अच्छा। उसकी मेहनत के लिए आप लोग तालियां बजाएं। हाँ, मेहनत के लिए 6 मील। आपकी तालियां बजनी बहुत जरूरी इसलिए भी है कि आपकी तालियां हमारे लिए 7वें सिलेंडर का काम करती हैं आजकल। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था, उसे छेड़ता था और एक ही गाना गाता था। अच्छा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। लड़की को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पछती थी, वो ऐसी वैसी बातों से बचती थी। सो मरती क्या ना करती, एक दिन डरती डरती अपने बाप को सारी बातें बता बैठी। बाप की मूछें गुस्से में ऐठी, बर्बाद होना उसकी किस्मत में है लिखा। अब कभी गा दे ये गाना दोबारा तो कहना घर बनाने की छोड़ तू खाली प्लाट लेकर ही दिखा। 2 लाख रुपए गज का भाव है मेरी कॉलोनी में। पूरा का पूरा खप जाएगा, प्लाट के बदले खुद नप जाएगा। क्या बात है। और यदि हो ही जाए कोई अजूबा, पूरा कर ही ले वो अपना मंसूबा, तो बेटी तू भी निसंकोच उसको वर लेना, एक झटके में शादी कर लेना, क्योंकि वो लड़का जीवन के किसी भी स्तर पर फेल नहीं है। घर बनाना आज के जमाने में कोई खेल नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बड़े। मुझे घर से अपनी एक घरबार वाली कविता याद आ गई जी। वो मैं आपको सुनाता हूँ। असल में क्या होता है, कई बार आदमी गलत संगत में फंस जाता है। मुझसे ज्यादा ये कौन समझेगा कि आदमी गलत संगत में कैसे फंसता है। इन्होंने मेरे दिल की बात कितनी अच्छी तरह बयां की। क्या बात है। वो आदमी गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अच्छा, अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया कल कहाँ से इतनी पी कर आया था? बोला कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने पूछा किनके साथ बैठ लिया? बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। 4 जा रहे थे एक मुर्दे को कब्रिस्तान में लेकर। एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया तो दूसरे ने टोक दिया। बोला अरे देख के चल, नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला फिर ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। और अंत में मैं एक एक्सट्रीम कविता आपको सुनाता हूँ। एक्सट्रीम? हाँ। एक काला आदमी। अच्छा। देखिए उसका कालापन बताने के लिए शैलेश जी मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। जी देखता। नेहा जी देखना आप भी, और जो बात आपको अच्छी लगे इसी तरह आप मस्ती में सुनिए जिस मस्ती में सुन रही हैं। भाई ये भी कहिए कि साथ में समझिए भी। क्या गारंटी है। एक काला आदमी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला। अच्छा। जेट ब्लैक। ओहो। डबल अफ्रीकन। डबल अफ्रीकन। एल्डर सन ऑफ अमावस। औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू। तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। क्या बात है। वाह वाह। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला गोरे होने की क्रीम है। दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इंकार में हिलाई तो कहने लगा फिर जूतों की पॉलिसी दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। आप
सबको नमस्कार करता हूँ जी। और आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपकी पहली पसंद बना। मेरी पहली पसंद में तो कोई खास बात नहीं, इनकी पहली पसंद में खास मैंने तो बात है। आपका नाम इसलिए ले लिया कि आपका भी सम्मान रह जाए। आपने बताया दुबे जी के बारे में, उनको देखकर आपको 1951 से पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में याद आई। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, फिल्म वाले उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में व्हाइट कहाँ से लाते थे। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ भाई, और कविता का शीर्षक है मल्लिका जी स्वर्ग में। क्या बात है, क्या बात है। मल्लिका जी हाँ, स्वर्ग जी। में। जी। टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ग एक ऐसी चीज़ है जहां साइंस भी किसी को जाने से नहीं रोक सकती। जी। उसकी भी लिमिटेशन है, वो भी बस आने वाले को ही रोक सकती है। भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें मल्लिका जी भगवान को प्यारी हो जाए। अच्छा। पर मैंने देख लिया जनाब, और देखते ही ऐसा सदमा लगा था, यमराज को एक यमदूत इमरजेंसी में मेरे लिए भेजना पड़ा था। अच्छा। कवियों का हीरोइनों पर मरने का यह पहला प्रयास नहीं था। अच्छा। मैं तो इस मामले में 20वें नंबर पर खड़ा था, पर मरकर एक बात मेरी समझ में आ गई, मधुबाला के मरने के बाद जेमिनी हरियाणवी जी को अटैक क्यों पड़ा था। इन्हें तो डॉक्टरों ने बचा लिया, इसलिए आज तक डॉक्टरों को कोसते हैं। अरे हत्यारों, मधुबाला ऊपर चली गई और तुमने मुझे नीचे ही रोक लिया। एक डॉक्टर बोला, जेमिनी जी अगर ऊपर जाकर भी आपको मधुबाला नहीं मिलती तो आपका दिल नहीं टूटता। जेमिनी जी बोले, घर में जो ललिता पवार बैठी है उससे तो पीछा छूटता। खैर मैं इस मामले को ज्यादा नहीं रोना चाहता, मधुबाला के चक्कर में अपनी मल्लिका को नहीं खोना चाहता। तो मैंने यमदूत से कहा, यमदूत भैया जरा जल्दी चलो, नहीं तो मल्लिका वाला यमदूत काफी दूर निकल जाएगा। सुनकर वह रोने लगा। मैंने कारण पूछा तो बोला, अपने मुकद्दर को रो रहा हूं। एक यमदूत वो जो मल्लिका को कांधे पर बिठा कर ले गया होगा, एक मैं जो तुम्हें ढो रहा हूं। खैर किसी तरह यमपुरी आई जी। तो पता लगा वहां भी हाहाकार था। अच्छा। वो यमदूत मल्लिका को लेकर फरार था। यमराज की सारी टीम माथे पे हाथ धरी बैठी थी, सबकी नानी मरी बैठी थी। वो तो शुक्र है तभी वो मल्लिका को लेकर वहां आ गया, अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो इनका तो मुझे पता नहीं, मैं तो मरा मराया दोबारा मर जाता। बहुत अच्छे। यमराज ने पूछा, अरे मूर्ख इतना समय कहाँ लगाया। यमदूत ने बताया, इनका मन बहला रहा था, इन्हें घुमा फिरा टहला रहा था। यमदूत के मल्लिका को घुमाने पर यमराज अंदर ही अंदर जला। अच्छा। आज उसे पहली बार अपना यमदूत न होकर यमराज होना खला। अच्छा। फिर झेप मिटाते हुए मल्लिका से बोला, फील मत करना मल्लिके। फील मत करना मल्लिके, सच मानना मैंने तो पार्किंग से भैंसा निकालकर स्टार्ट भी कर लिया था। मैंने तो पार्किंग से भैंसा निकालकर स्टार्ट भी कर लिया था, पर कमबख्त चित्रगुप्त ने टोक दिया, पद की मर्यादा की दुहाई देकर रोक दिया, वरना तुम्हें लेने मैं खुद जाता, और ये तो तुम्हें यहाँ लेकर आ भी गया, मैं कभी नहीं आता। कविता एकदम शुद्ध है। शुद्ध है। कविता का शीर्षक है मिलावट। अच्छा। शुद्ध कविता का शीर्षक मिलावट। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। और मेरा ये दावा है, कविता किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये उनको सिर्फ सुननी है, खानी नहीं है। मैंने इसमें केवल शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी बिना चुपड़े। जी। मैं बताऊं, मैं तो आ रहा था अभी एक जगह दिल्ली में, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। कैश पोस्ट? हाँ, क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। बहुत अच्छे। चेक के लिए तो कई जगह साफ साफ लिखा हुआ है, चेक ना का। चेक ना का। तो मुझे रोककर मेरा नाम पूछ लिया। मैंने कह दिया वेद प्रकाश। नाम सुनकर उन्हें ये लगा
ये कोई बाबा बाबा होगा, अच्छा। क्योंकि बाबा उन दिनों पकड़े भी ऐसे ही जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहां से मुझे इस कविता की जमीन मिली, प्लॉट मिला। मिलावट की खिलावट आपको सुनाता हूं। सुनाइए। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी, वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। करेक्ट। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतर आए। जिस कचरे से बिजली बनाने चले थे उसी से धनिया बनाने पर उतर आए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इनको इन 4 लाइनों में सबसे बड़ी अच्छी लाइन कौन सी लगी कि फेंकने वाली चीज को काम में लानी थी? जी सुना। जिस कचरे से बिजली बनाने चले थे उसी से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करे इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो पिछले दिनों सूर्य कुमार जी मिल गए, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया भाई साहब क्यों परेशान हो? कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था उसमें भी कीड़े पड़ गए। हालत ये हो गई जी, मैंने तो किसी की 2 पंक्तियां सुनी पिछले दिनों। हाँ। मेरी खुदकुशी के चर्चे थे रात भर शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और की छोड़िए, मैंने खुद अपनी 2 पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। अच्छा। एक कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया। औचक निरीक्षण। हाँ, वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां हैं। जी सुनाए। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये हालत हुई तब लिखना पड़ा। जी। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, हाँ। तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। क्या बात है। चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। अरे बहुत है, वाह वाह। बहुत बढ़िया। और कविता की महीन पंक्तियां देखिए जी। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती, आहा। उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है। हवन में भी 5 फल नहीं, उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते। भाई बहुत बढ़िया वेद। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। क्या बात है। सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत बढ़िया वेद। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, हाँ। मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है। अच्छा। लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, हाँ। और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। क्या बात है। महावीर की गांधी की अहिंसा को याद करो, हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत इजाद करो। वाह वाह, ये मिलावट बहुत अच्छा।
गणेश जी, हाँ जी। नेहा जी ने पाते के रूप में उनको गुलाब का फूल दिया, हाँ। मुझे खाली पत्तियां ही दे दे तो भी चलेगा। आज मूर्ख दिवस पर बड़ी बड़ी बातें हुई पत्नी को मूर्ख बनाने की। हाँ। मूर्ख बनाया असल में मैंने। अच्छा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आज रात को सपने में आऊंगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो गया। मूर्ख दिवस है और आज का देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे भी है। बिल्कुल। साल भर का कच्चा चिट्ठा अपना आदमी जमा करा देता है सरकार के पास इस दिन। अगले दिन बचता है हमारे पास सिर्फ मूर्ख बनने का दिवस, इसलिए 1 अप्रैल को मनता है। मैंने एक कविता लिखी है, महीने के आखिरी दिनों में पहली बार। सुनाए। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, अच्छा। जा देख ली तेरी मालिकी, 10 दिन हो गए, 15 के बाद मुझ में कोई सब्जी नहीं पकी। वाह 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 वाह। तू नहीं जानता मैं क्या क्या सह गया, आज सारे बर्तनों में मेरा मोल 2 कौड़ी का रह गया। ओहो। अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं, एक बार सब्जियों का मजा चखा दे। अरे निर्लज्ज, आज तो पका दे। मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया, आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी जरूर पकाऊंगा। हाँ। इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी। इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी। जेब मुझे घूर रही थी। अच्छा। बोली ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके बताओ कभी मुझ में कुछ डालते हो। बहुत अच्छे। जाओ क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा, इससे ज्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी, जिंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते। हाँ। लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। बहुत अच्छे। वो तो कुछ और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है। हाँ। वैसे भी तुम्हारी काट के कोई क्या लेगा, अगले की ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तनख्वाह तो सारी घराने से पहले बट जाती है और जो 2-4 बचते हैं मुई गुल्लक फटक जाती है। हाँ। इसलिए थोड़ा लिहाज बाकी है तो मेरा पीछा छोड़ो और जाके गुल्लक को ही फोड़ो। तो जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर गुल्लक में बंद अपना गुड़लक जमीन पर दे मारा। वाह 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 वाह। गुल्लक में बंद अपना गुडलक। और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया हुआ भविष्य, यानी 3 रुपए का नोट बाहर निकाला। अच्छा। 3 का? चौंकिए नहीं, 3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है। अच्छा। क्योंकि आजकल बाजार में 1 रुपए का कुल 6 पैसा दाम है। क्या बात है भाई, वाह। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा अपना सब्जी का थैला निकाला। यूजलेस? थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद, महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, आपका आभारी हूँ। मैंने कहा चिंता मत कर, आज भारी भी कर दूंगा। तुझे सब्जियों से भर दूंगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी, तो एकाएक दिमाग ने टोका, डराया धमकाया रोका। एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा? बगैर अनुभव के इतना रिस्क? कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा? मैं दोबारा अपनी गिरेबान में झांका, बची कुची हिम्मत और औकात को आंका, दिल को मजबूत कर दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया। भाई साहब मैं सब्जी मंडी चल दिया। अच्छा। जाते ही सब्जी वाले से कहा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे? बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे रेट। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे? बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे? वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाके में तुम्हें धर सकते हैं, और खर्चे के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, इनकम टैक्स वाले भी रेड कर सकते। क्या बात है, क्या बात कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। अब सवाल ये उठता है, इसके पास इतनी व्हाइट मनी कहाँ से आई? व्हाइट मनी, बहुत अच्छे। हमने कहा यार लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों की बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला, सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई। आज तू समूचा आया है, सच बता
ये 50 का नोट कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है। क्या बात है। सुनकर ये बात दिमाग में फंसी। अरे दुकानदार है ज्योतिषी। मैंने कहा यार मान गया, पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया? बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है। लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। और सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी उसके सामने खड़े रहने की मेरी हिम्मत, मेरी बीमार झूठी समझ के लिए। जैसे ये बात दवा हो गई और जेब में पड़े 50 के नोट की अकड़ जाने कहाँ हवा हो गई। क्या बात है? मेरा थैला रीता का रीता लौट आया था। मैं उस पतीले से शर्मिंदा था जिसके तमाम अरमानों का गला घोंट आया था। वाह वाह। खुश थी तो केवल मेरी जेब। महीने के आखिरी दिनों में जिसकी मांग 50 के नोट से संवर गई थी, जिसे संवारने के लिए मेरी गुल्लक बेमौत मर गई। हाय हाय हाय। शैलेश जी, जी मेरी एक बात समझ में नहीं आई। आप इतनी देर से नेहा जी को बीमारी बीमारी बता रहे हैं। नहीं, मैंने कब बताया भाई? नहीं नहीं, वो साक्षात इलाज है, आप मेरी निगाह से देखिए। अच्छा, एक शेर आपको याद होगा, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, हाय। वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात है भाई वेद प्रकाश। लेकिन तुम्हें इलाज नजर आ रहा होगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, ये तो आज कविता पढ़ेगा, चला कल जाएगा, 3 दिन साथ रह ले पता चल जाएगा। आज बीमारी की बात चल रही है, मुझे अपनी एक और छोटी सी कविता याद आ गई। सुनाइए वेद जी। स्वास्थ्य मंत्री ने संसद को बताया कि सरकारी अस्पतालों में इस साल कुल 6,660 मरीज आया। अच्छा, लेकिन खुशी की बात है, इतने ही मरीजों में मरने वालों का प्रतिशत पिछले साल जहां 70 था, इस साल केवल 7 है। ओनली 7। सुनते ही विपक्षियों का बिगड़ गया सेंस। कहां 70 और कहां 7, एक ही साल में इतना डिफरेंस। ये बात भला कैसे पचे? आप बताएंगे। बचने वाले 63% क्यों बचे? क्यों बचे? मंत्री बोला, अब इस सफलता पर ज्यादा क्या कहें, मरीज मरते कहां से, डॉक्टर तो सारे साल हड़ताल पर रहे। बहुत बढ़िया। लेकिन तमाम बीमारियों के बावजूद आदमी जहां पहुंचता है वहां की एक कविता मैं सुनाता हूँ। जी। स्वागत है। कविता का शीर्षक है कब्रिस्तान। ओहो। कवि मंथा मचल गया, घूमते घूमते कब्रिस्तान में निकल गया। दरवाजे पर ही टकराया एक तेज हवा का झोंका, किसी अदृश्य आवाज ने रोका, भूत होने का आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। मैंने कहा भैया कौन हो, सामने तो आओ। बोला मैं मुर्दों की पुलिस में SHO हूं। अच्छा, सामने नहीं आ सकता हूं, पर तुमको बता सकता हूं, अगर कब्रिस्तान में घूमना चाहोगे तो ये आदमी रूप तुम्हें खोना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए भूत होना पड़ेगा। सही बात है। मैंने कहा थोड़ी देर की बात है तो बना डालो। बोला ऐसे ही, पुलिस के रूल नहीं जानते, पहले 50 का पत्ता निकालो। बहुत अच्छे। रूल यानी डंडा, तो यहां भी पुलिस वाली चलाओगे? हाँ। जैसे थाने में बनाते हैं ऐसे भूत बनाओगे? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बोला नहीं नहीं, यहाँ तुम्हें डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, बस तुम्हारे कान में 1-2 मंत्र सुनाने पड़ेंगे और देखते देखते तेरा आदमी रूप कहीं खो जाएगा, तू अच्छा खासा भूत हो जाएगा। मैंने 100 रुपए देने का वादा किया तो वह अंदर तक गुदगुदाया, मैंने डबल दिए। अच्छा, कुछ अजीब सी भाषा में मेरे कान में बुदबुदाया और देखते देखते मेरा आदमी रूप कहीं खो गया। हाँ, मैं सचमुच भूत हो गया। ओए बाप। हाँ दोस्तों, अंदर जाते ही खुलने लगे रहस्य पर रहस्य। बाहर की सड़कें मुझे सुनसान लगने लगी और अंदर की एक एक कब्र जैसे इंसान लगने लगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिंदा कब्रें, बोलती कब्रें, नाचती कब्रें, डोलती कब्रें, एक दूसरे की पोल खोलती कब्रें। कब्रें मुस्कुरा रही थी, इधर से उधर जा रही थी कि अचानक ताजा खुदी कुछ ऐसी कब्रें पड़ी दिखाई जिनकी कम थी गहराई। अच्छा, मैंने कहा तुम्हारी गहराई लगभग 1.5 फुट कम है। क्यों? बोले ठेके पे खुदी है यूं।
बोली ठेके पर खुदी है यूं। और जब इंजीनियर ने भी गहराई कम बताई तो उसके हाथ में 500 की गड्डी थमा। ठेकेदार बोला हम गहराई में नहीं गए, तू भी मत जा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तभी एक कब्र चिल्लाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मैंने कहा लगता है तू काफी एक्टिव है। बोली क्यों ना हूं, बंदी एडवांस में बनवाई जा रही 50 कब्रों की रिप्रेजेंटेटिव है। एडवांस में 50 कब्रें एडवांस? पहले तो कभी नहीं आया ऐसा चांस। कहने लगी तेरी समझ में नहीं आया है, कल शहर में होने वाले प्रायोजित सांप्रदायिक दंगे के बाद लोग लाशों को सड़कों पर देखकर उत्तेजित न हो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एडवांस में खुदवाया है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वेद। एक कब्र ने रौब झाड़ा, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं वीआईपी हूं। मैंने कहा भला वीआईपी कब्रों में कौन आता है? कहने लगी वही जो अपने कारनामों से हजारों लोगों के लिए कब्रें खुदवाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया वेद, बहुत अच्छे। एक कब्र दिखी शांत मौन, मैंने उसकी पड़ोसन से पूछा इसमें कौन? कहने लगी इसमें कोई टटपुंजिया घुसाया। जाने से काहे की लगन रहती है, हमसे बात ही नहीं करती, अपने मुर्दे में ही मगन रहती है। वो तो इसका मुर्दा फुक्कड़ है, भुक्कड़ है, लावारिस है, फुटपाथ से उठाया है और चंदा मांगकर दफनाया है। उस पर ये इतनी नखरे वाली है, जरूर मुई इसके मुर्दे ने सिर पे चढ़ा ली है। वो चूमता है इसकी दीवारें, जमीन बुहारता है, निहारता है छत को और कहता है इस जिंदगी ने हरदम फुटपाथ पर लिटाया, एहसान मौत का है, अब सर पे भी ऐसा है। हाय 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 हाय, क्या बात है वेद, वाह 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 वाह। एक कब्र कुछ हिली, कुलबुलाई कुछ हिली, बाकी कब्रों में मच गई खलबली। ये क्या है, ये क्या है, हमारी जिंदगी में पहला वाकया है। अच्छा, ये किसी की साजिश है, षड्यंत्र है। एक बूढ़ी कब्र बोली तुम घबराओ मत, इससे खौफ खाओ मत, इसका हिलना ना किसी की साजिश है ना षड्यंत्र है। दरअसल जो इसमें दफन है ना, भारत का जिंदा लोकतंत्र। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है। और जब जब इसे अपने पास किसी चिंगारी का आभास मिलता है, तब तब ये उसे मशाल बनाने को हिलता है। लेकिन कोई बेरहम बारिश आती है और चिंगारी बुझ जाती है। क्या बात है। जरूर इसे आज भी ऐसी ही कोई चिंगारी दिखी है जिसे बारिश से बचाने के लिए ये किसी को बुला रहा है, इसीलिए कुल बुला रहा है, इसीलिए कुल बुला रहा है। और दोस्तों, जब मैं कब्रिस्तान से बाहर आया तो मैंने समूचे हिंदुस्तान में कब्रिस्तान और कब्रिस्तान में एक हिंदुस्तान पाया। भाई क्या बात है, वाह वेद। अनोखे लाल का पड़ोसियों की जलन, मालिक का गर्व वाला 32 इंची LCD चोर ले गए। अच्छा, अनोखे लाल को दुख और पड़ोसियों को खुशी दे गए। रपट लिखवाने अनोखे लाल चला गया थाने, तो थानेदार ने कहा पहली बात तो तूने LCD लाकर पड़ोसियों को जलाया ही क्यों, और उन्हें जलाया तो यहाँ आया ही क्यों, उन्हीं के पास जा। थानेदार को पता नहीं था अनोखे लाल की पहुंच ऊपर तक है। अच्छा। जब अनोखे लाल ने अपना जलवा दिखाया तो थानेदार भागा भागा उसके घर आया। बोला सर माफ कर दो, आपको पहचान नहीं पाए, पर अब पहचान गए हैं जी। आपका LCD आपको आज ही मिलेगा। बस एक छोटी सी दिक्कत है, थाने में इस वक्त 32 इंची का कोई सेट नहीं है, तो 42 इंची LED चलेगा। और इस घटना से अनोखे लाल को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुना है उस निपट कुंवारे अनोखे लाल की कल ऐसी पत्नी खोने वाली है जिसका हुलिया थानेदार की घरवाली से हूबहू मिलता है। बहुत बढ़िया। जब शराफत की बात चली रही है तो मैं आज तक के सबसे शरीफ चरित्र पर एक कविता सुनाना। जी। एक कविता मैं रावण पर सुनाना चाहता हूं। सबसे शरीफ चरित्र। हाँ, रावण दिल्ली आया पीछे दशहरा के बाद, तो उसका क्या हाल हुआ। होता क्या है शैलेश जी, कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है जी। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं जी। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। क्या बात है। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, टैक्सी करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। रावण
रावण की जेब कट चुकी थी। निराश, मायूस, लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला, भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं। आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। क्या बात है वेद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था। अच्छा। वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। वाह। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। True. मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। क्या बात है। गणेश जी, आप भी, वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। क्या बात। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी। तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूं, तू खाकर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। अच्छा। मैंने कहा, क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला, उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा, तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनकर रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा, मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। क्या बात। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं ये ही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता। क्या बात तो है। मेरा... वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।